me share my screen. Okay. Is everybody able to hear me? सबको सुन रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? अभी तक हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप अभी तक आपने क्या समझा कि क्या कहानी क्या चल रही है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? वैसे तो इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, बट स्टिल आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर। आज थोड़ा जल्दी कर लेंगे स्टार्ट। 2-3 क्वेश्चंस का जवाब दे दो। मैम थर्मोडायनेमिक्स हम लोग समझते हैं कि हीट का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। हीट है, एनर्जी है, मतलब वर्क है ना? इन सब का यस मैम। केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट जो है, थर्मोडायनेमिक्स उन उसे स्टडी करती है। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। और सिर्फ हीट तो सिर्फ एनर्जी का एक फॉर्म है, और भी फॉर्म हो सकते हैं एनर्जी के। यस मैम। ओके। सोफिया, सोफिया, बच्चे माइक ऑन करना और बता किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम लेना। एक ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। हाँ बोलो, बोल रहे हो सोफिया? बोलो। मैम मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोल रही थी? एक्सेस किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम लेना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैम मास, वॉल्यूम और इंटरनल एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। अच्छा, मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दो तरीके से होती है। मैम मैम आपकी वॉइस कट हो रही है, आप रिपीट करते हैं एक बार? मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। वर्क है एक, और दूसरा हीट एनर्जी है। एक वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन होगा, जहाँ मैकेनिकल वर्क होगा ना वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होगी। जहाँ वॉल्यूम चेंज होगी वहाँ मैकेनिकल वर्क होगा पीवी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जहाँ एक्सपेंशन होगी वहाँ माइनस पी डेल्टा वी, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी पी डेल्टा वी। जब काम जो है सिस्टम के द्वारा किया जाएगा तो है जो वर्क का जो साइन लिया जाएगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि खुद कर रहा है काम तो नेगेटिव है, अगर खुद उसके ऊपर हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो खुद कर रहा है काम, यानी कि उसकी अपनी एनर्जी लग रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। बाहर से हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ेगी। ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। और अब मुझे एक्सप्रेशन बताना, वो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक स्पेशल केसेस का वो एक्सप्रेशन दिख बताना क्या हुआ। मैम वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी V2 V1/V2। हाँ ठीक है, शाबाश। जैसे कि आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, स्पेशली इन्वॉल्विंग हीट। थर्मो का मतलब है हीट, डायनामिक्स मीनिंग मूवमेंट। तो हमने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था, ये हमने क्लियर कर लिया। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। आपने
पॉइंट फंक्शन स्टेट फंक्शन ही है, पाथ फंक्शन, इनके बीच का फर्क देख लो। पाथ फंक्शंस जैसे मैंने बोला ना, स्टेट फंक्शंस जो हैं उनके एग्जांपल दिए हैं, टेम्परेचर है आपका, प्रेशर है आपका, ये डिपेंड कर, प्रेशर है आपका, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, फ्री एनर्जी है, टेम्परेचर है ना, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, नंबर ऑफ मोल्स, ऑल ऑफ दीज आर स्टेट फंक्शंस। यानी कि ये इनिशियल और फाइनल की जो है सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि इनकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जो पाथ फंक्शन है और इनका उल्टा पाथ फंक्शन जैसे कल बताया था, इनकी वैल्यू ये डिपेंड करते हैं कि जो है रिएक्शन है वो किस तरीके से हुई। स्टेट फंक्शंस नहीं डिपेंड करते, उन्हें इनिशियल फाइनल से ही मतलब है, लेकिन पाथ फंक्शंस जो है उन्हें जो रास्ता चूज किया गया है उससे मतलब है। नो मैटर बाय विच प्रोसेस द स्टेट इज ऑब्टेन, इट्स वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम। कोई भी तरीके से कर लो, ए और बी है, माना कि जैसे सोच लो ए का बी, ए कन्वर्ट इज बीइंग कन्वर्टेड टू बी, वो कोई भी तरीका ले रहा है 1 2 3 ए से लेके बी, वो ए और बी के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका स्टेट फंक्शन। जो पाथ फंक्शन है 1 2 3 के लिए उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट प्रोसेसेस टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर स्टेट विल गिव अस डिफरेंट वैल्यूज। इनिशियल और फाइनल स्टेट की कहानी है पाथ फंक्शन में, हमें एग्जैक्ट पाथ, हमें वी नीड टू नो एग्जैक्ट पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। इट्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वही एक लाइन है तोड़ मरोड़ के बार बार रिपीट की जा रही है। इट्स वैल्यूज आर, जबकि पाथ फंक्शन में वैल्यूज है डिपेंड कर रही हैं ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। साइक्लिक इंटीग्रल, ये जो है आपके फिजिक्स में मैथमेटिक्स है आपके, ये एक बार क्लियर करेंगे, आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जो है सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन दी सिस्टम, जो है मतलब जिस रास्ते के थ्रू जाएगा, दैट विल बी प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब है कि जो पाथ टेक करेगा, जो रिएक्शन होगा, जो बीच में कहानी चलेगी पाथ फंक्शंस का, उससे मतलब है। और वही एक सेम चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। डेंसिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, स्टेट फंक्शंस जो है, हीट, वर्क, पाथ फंक्शंस एग्जांपल है। ये आपके स्टेट फंक्शंस, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स, ये बार बार रिपीट कर दिया है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल आपको पता है, सेम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये हमने कर लिया है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो है आपने पढ़ लिए हैं। साइक्लिक प्रोसेस वर्सेस रिवर्सिबल इनके बीच में कंफ्यूज होता है। साइक्लिक प्रोसेस है दैट कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर प्रोग्रेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस हालांकि जो है एग्जैक्ट यहाँ पे रिवर्सिबल और साइक्लिक के बीच में ये फर्क है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इसे स्लोली कैरी किया जाता है, कि है अगर हमने कोई कंडीशन डाली है उस कंडीशन को हटाए तो एग्जैक्टली मिरर इमेज बन जाए। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि एग्जैक्टली एक तो मिरर इमेज तो बनती नहीं है, डेफिनेटली इट विल कम टू द इनिशियल स्टेज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है एक तो इसको इनफाइनाइटसिमली स्लोली नहीं कर रहे हैं, ये जो है काफ़ी इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर इम्प्रैक्टिकल। और इनका प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाया जाए रिवर्सिबल प्रोसेसेस का, तो वो कोई एनक्लोज कर्व नहीं होता, जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व साइक्लिक प्रोसेसेस का एक कर्व की तरह होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है दैट इज लाइक दिस, एक एनक्लोज्ड कर्व होगा, लेकिन यहाँ पे एक एनक्लोज्ड कर्व नहीं होगा, एक बंद कर्व नहीं होगा जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेसेस उन्हें बहुत धीरे धीरे करवाया जाता है, मतलब दे आर कैरिड इनफाइनाइटसिमली स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली, कि जरा सा हम
कोई कंडीशन ऐसे रिवर्स करेंगे तो एग्जैक्टली पीछे चला जाएगा। साइक्लिक में ऐसा नहीं है, साइक्लिक इज नॉट कैरिड इनफिनिटेसिमली स्लोली, और जो है हमें टेम्परेचर की रिवर्स करने पे एग्जैक्टली वो मिरर इमेज नहीं बनाएगा। डेफिनेटली तो यहाँ पे इनिशियल जो है स्टेज पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो जो है टेम्परेचर की कंडीशन, मतलब क्या है, टेम्परेचर नहीं कोई भी कंडीशन है रिवर्स करने पे एग्जैक्ट सेम मिरर जो है वो है पिछली जो पिछला हुआ था वो नहीं आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि यू डोंट सी देम इन रियलिटी। साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, दे आर रियल। यहाँ पे रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, डोंट गेट कंफ्यूज। जो आप बोलोगे कि कुछ पीछे क्यों भी रिएक्शन जाते हैं, वहाँ पे ये नहीं होता कि टेम्परेचर की कंडीशन है वो हटा, कोई मतलब टेम्परेचर मतलब कोई भी कंडीशन हटा दी तो एग्जैक्टली वही दोबारा से हो जाएगा। अब मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज हीट एनर्जी इज वर्क एनर्जी, ये आपने पढ़ा है। वर्क एंड हीट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सिस्टम सराउंडिंग्स, सिस्टम से अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो W वर्क इज पॉजिटिव, सिस्टम करेगा तो वर्क इज नेगेटिव। ये सब आपको पहले करवानी है। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ये पहले डालनी चाहिए थी इमेज। वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग्स। ये जो है आपका वर्क डन ड्यूरिंग, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, P डेल्टा V, इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना P डेल्टा V आ जाएगा, ये आपने पढ़ लिया है। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन माइनस P डेल्टा V, वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन P डेल्टा V, ये है आपने पढ़ लिया है। एंड दैट एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा था वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 2.303 लॉग माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 जो है एक्सप्रेशन आपका, दैट इज वो एक वो है ना, वो एक पर्टिकुलर केस है जो आपने वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन था ना, एक्सपेंशन जो आपने पढ़ा था वो जो पिस्टन वाला जो आपने आपको एग्जांपल बताया था, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, जो उसका स्पेशल केस है। ये तभी जो होगा जो आपने ये जो पढ़ा है बॉयल्स लॉ कहेंगे ना, अप्लाई हो रहा है, जो बॉयल्स लॉ का केस हमने अप्लाई किया P1 V1 वाला, ये तभी अप्लाई होगा। एक तो सबसे पहले आइसोथर्मल, ये याद रखना, जब जो ये जो है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने इतना स्लोली किया गया है कि कोई कंडीशन है वो हम इसे जो है रिवर्स करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी पाथ से वापस पीछे जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज बन जाएगी, मतलब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली नहीं होता रियल लाइफ रिएक्शंस में। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो देख लेना इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, ये जो है ये टर्म्स जो है भूलना मत, ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, और ये जो है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, और जो है एक्सप्रेशन जो है याद रखना में से 2.303 nRT log V2 by V1, ठीक है। फिर बॉयल्स लॉ यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे जहाँ पे V2 वहाँ पे P1, बार बार नहीं बोलूँगी, ये आपने कर लिया है। ओके क्लियर। फिर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अच्छा, हम इंटरनल एनर्जी को हम एग्जैक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते? कल मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैम इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम होती है और जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल में। हाँ, वो सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट्स में। हाँ, फिर हम उसे क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो हैं वो इसको नहीं देखते, हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको देखते हैं, डेल्टा यू। ऐसा क्यों? कोई भी सब्सटेंस है हम उसकी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का पता नहीं लगा सकते,
हम उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसे उसे इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों क्यों बता तो दिया, चलो आपने, अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, आपने बता दिया, यू आर वेरी क्लोज। क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने थोड़ी बैठेंगे, फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेंगे, दैट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, नहीं हो सकता। अब ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। सिंस एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट्स इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब तरह तरह की एनर्जी है जिसके बारे में मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तरह तरह की एनर्जी है। ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी उनकी मोशन की वजह से, काइनेटिक मैंने बोला, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है। अब एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते सबको, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज व्हाई वी आर कंसर्न्ड विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू, आपका स्टेट फंक्शन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम इन दोनों को मेजर तो कर नहीं सकते, फिर बताओ अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते तो ये हमने ले लिया, फिर अब हम अगर जब हम मेजर कर ही नहीं सकते तो फिर कैलकुलेट ही कैसे होगा, जब हम अकेला का कर नहीं सकते, फिर क्या तब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम इसे कर ही नहीं सकते। फिर आगे की कहानी आप बताओ, कल जो मैंने बताई थी, बताओ कि क्या बोला था। अब हम इसे एग्जैक्ट तो मेजर कर नहीं सकते, तो फिर आप बताओ कि आगे क्या किया था मैंने। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैम एक्सचेंज ऑफ हीट से। पता है, यू आर वेरी क्लोज, कोशिश कर रहे हो, बट पास भी हो दूर भी हो, थोड़ा सा आप आगे आए। हम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये जो है सॉल्व की जा सकती है, वो रिएक्शन ये जो है हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, चेंज इंटरनल एनर्जी हमें ये पता लगानी है। अब ये और ये तो पता लगाने से रहे, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की अकेले अकेले हमें नहीं पता लग सकती, तो क्या करेंगे, वो रिएक्शन है पहले हमें आइसोथर्मल और आइसोकोरिक करना पड़ेगा। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर सेम, कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अब वॉल्यूम सेम होगी तो वर्क डन, तब तो वॉल्यूम सेम होगी तो क्या होगा, ना वर्क सिस्टम करेगा, जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अगर होगी सिस्टम और सराउंडिंग की, वो हीट के फॉर्म में होगी, क्योंकि आपको पता है ना, वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन जब होगा तो वो तब होगा जब वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम के चेंज होने से ही पी डेल्टा वी नहीं आए ये एक्सप्रेशन। अब वॉल्यूम ही यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो डेल्टा वी तो जीरो ही हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, है ना। अब जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो बी डेल्टा वी जो है, ये जो चीज़ है ये टोटली आउट ऑफ द लीग हो जाती है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कोई मैकेनिकल वर्क हो ही नहीं रहा है। There is no change in volume, there is no work being done on the system, by the system, there is only the exchange of energy will be only in the form of heat, है ना। the amount of heat or the amount of heat energy exchanged between, और जो है exchange of heat energy होगी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, एंड उसको हम डिनोट करेंगे इससे, Q स्मॉल q, फिर सबस्क्रिप्ट छोटा v, है ना, Q and V, and thus change in internal energy will be equal to heat energy जो है एक्सचेंज हुई सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, जो है हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज हुई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना, कल एक्सप्लेन किया था, बोलो। मैम एनर्जी जो ना ही जनरेट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट ट्रांसफर की जा सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हाँ ठीक है, शाबाश। बोलते हैं कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी है ना, वो जितनी दे दी गई है ना यूनिवर्स में, बॉटल अप हो गई है, अब वही रहेगी, वो रूप बदल सकती है, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट ना वो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही कहीं से एक नई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड।
इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ heat energy plus work done on the system. Heat energy added to the system plus work done on the system. This is the expression. Heat energy plus work done is the change in internal energy. और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम करेगा तो डेफिनेटली W का साइन नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। साइंस का कन्वेंशन आपको बार बार एक्सप्लेन कर दिया है और इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन है ये बोल दिया है। अब हम आपके नए उस पे आते हैं एंथैल्पी पे। आज आपका नया वो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज द इंटरनल एनर्जी। सराउंडिंग है, हीट सप्लाई की सिस्टम है, आइडियल गैस है ना। आइडियल गैस का एक्सप्रेशन पता है सोफिया? आइडियल गैस का एक्सप्रेशन मुस्कान पता है? आइडियल गैस का एक्सप्रेशन मैम PV इक्वल टू NRT। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, ठीक है, बढ़िया। क्या होती है वैसे आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में फर्क बताओगे? चलो क्लास नहीं वेस्ट करते आपकी। रियल आइडियल गैस वो है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, कोई अट्रैक्शन नहीं है उनके बीच में, आइडियल गैस पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन रियल गैसेस के बीच में होती है। अब जो है रियल गैसेस के जो है पार्टिकल्स जो हैं उनकी एक वॉल्यूम है, मास है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, मास है, जबकि आइडियल गैसेस में नहीं है। उनकी जो है टोटल जो है गैस की वॉल्यूम और जो एक सिंगल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, एक सिंगल पार्टिकल की वॉल्यूम होगी इस गैस की, उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी कि जो है गैस की जो है, जो आइडियल गैस की जो है पार्टिकल्स हैं उसकी वॉल्यूम को कंसिडर किया ही नहीं जाता क्योंकि वो इतनी नेग्लिजिबल है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, रियल गैसेस में ऐसा नहीं है। और रियल गैसेस आपकी जो है रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, दोनों के जो है एक्सप्रेशंस डिफरेंट है। चलो आपके एंथैल्पी पे पहुंचते हैं हम, बहुत हो गया ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए लगा क्योंकि बाय द सिस्टम ये बार बार बोल दिया है मैंने। चेंज इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी QV जो है लिख दिया ना, एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड नो चेंज इन वॉल्यूम, आइसोथर्मिक एंड आइसोपोरिक। फिर आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी जो है ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी वो। साइन कन्वेंशंस याद रखना, हीट जो है पॉजिटिव, बार बार बोल दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पॉजिटिव, ठीक है। Internal energy is defined as the sum of all kinds of energy associated with molecular motions, is a form of energy and it must be conserved as losses. So internal energy depends upon the states and not on the path by which the process has occurred. Thus it is a state function. एंथैल्पी, अब आपकी एंथैल्पी की बात करेंगे। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का फर्क बाद में देखेंगे, पहले एंथैल्पी है क्या। एंथैल्पी, अब हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के बारे में। हमने बोला इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है, एक्सचेंज होगी जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जब जो है रिएक्शन होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाएगा।
जहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में और जो है कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। बट जो आपके जो प्रैक्टिकली आप जो रिएक्शंस करते हैं ना, जो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, क्या बोला पहले, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक जो है, जब ये होंगे तो जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, क्यू वी, दैट विल बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। बट जो है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं और जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो कैरी आउट करते हैं, वो हम ओपन ट्यूब्स में करते हैं। ओपन ट्यूब या ओपन कंटेनर्स में जो है एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है एक्सपोज होते हैं। अब क्योंकि जो रिएक्शंस जो हैं दीज आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, दे आर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कांस्टेंट होगा, एट अ पर्टिकुलर प्लेस कांस्टेंट होगा। एट डिफरेंट प्लेसेस है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे जैसे, एक पर्टिकुलर प्लेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कोई भी, जैसे आप लैब में कर रहे हो काम या किसी फैक्ट्री में हो रहा है कोई केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, पर यहाँ पे तो वही बात है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना जो है ना ये चीज़ है, ये आइसोकोरिक नहीं हो पाते रिएक्शन, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो पाती। वहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में प्रेशर है इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम डजंट रिमेन कांस्टेंट। ये जो है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस जो है, जो भी केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस होगी, वहाँ पे या तो वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा होता है मोस्टली केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में। और अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रही है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटी है, यानी कि सिस्टम को खुद काम करना पड़ा है, सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम और उसकी इंटरनल एनर्जी घटी है। सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्शन हुई ना, तो यानी कि सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, यानी कि देयर विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर उसकी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी, सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी ऊपर को जाएगी। अगर जो है उसे खुद काम करना पड़ा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी और सिस्टम को जो है खुद काम करना पड़ा। साइन कन्वेंशंस यू नो ऑलरेडी, आई विल नॉट से इट अगेन एंड अगेन। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी चेंजेस अ रिएक्शन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, दे आर नॉट ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोन। इससे पता चलता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए ना, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन किया जाए, तो जो है जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज नॉट ड्यू टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोन। सिर्फ इंटरनल एनर्जी है वहाँ पे, सिर्फ अकेली काम नहीं करेगी, इंटरनल एनर्जी का अकेले काम नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ और भी होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी एनर्जी चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन। हमें इंटरनल एनर्जी तो इंक्लूड करना ही है, पर वहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम का जो चेंज होगा, अब हमें पता है ना वॉल्यूम चेंज होगी तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगी तो वहाँ पे जो है मैकेनिकल वर्क जरूर होगा। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ही मैकेनिकल वर्क होता है, पी डेल्टा वी, है ना। अब जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी जो है वो अकेले नहीं होगी, उसके साथ साथ जो है मैकेनिकल वर्क यानी कि पी वी जो है, पी डेल्टा वी, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ये है आपका एंथैल्पी का एक्सप्रेशन, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने बोला ना कि इंटरनल एनर्जी का केस में जो है हम बोल रहे थे कि हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज की गई सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, जब है जो है रिएक्शन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन यू। इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी बोला जैसे मैंने कि हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज की जाएगी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे पी डेल्टा वी, जो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, देयर विल बी नो वर्क डन। अब यहाँ पे हीट एनर्जी जो है, एनर्जी का एक्सचेंज हमें पता है कि एक तो वर्क की फॉर्म में होता है, एक हीट की फॉर्म में होता है। अब ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, ये नहीं होगा तो ये होगा, इस हीट की फॉर्म में एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। अब जो ये है, एंड दैट हीट, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट विल बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपने अभी भी पढ़ा। बट
जो आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस है ना, मोस्टली उनमें जो भी रिएक्शन है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस कोई भी है, ले लो ना, कोई भी ले लो, वहाँ पे क्या आता है कि आपकी वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम में वॉल्यूम का है चेंज होना होता ही है, मोस्ट ऑफ देम में, मेजॉरिटी रिएक्शंस में वॉल्यूम का चेंज होता है, यानी कि वहाँ पे प्रेशर P डेल्टा V यानी कि मैकेनिकल वर्क होता ही होता है, देयर विल बी सम मैकेनिकल वर्क डन, इसलिए वहाँ पे ये W का एक्सप्रेशन है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, वहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे जो है इंटरनल एनर्जी का काम तो होगा ही, पर साथ साथ में जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इस एक्सप्रेशन को भी आना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ना, चेंज होगा, जो मैकेनिकल वर्क है वहाँ पे इंक्लूड ही होगा। क्या कह रहे हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना डिफरेंट प्लेसेस पे, वैसे तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा जो कि कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो आप लेबोरेटरी में खड़े हैं, वो डिपेंड करता है वो जगह के ऊपर, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, प्लेनर एरियाज पे डिफरेंट है। अब आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हैं, मान लो लेबोरेटरी में या फिर कोई फैक्ट्री में कोई रिएक्शन किया जा रहा है कंटेनर में, वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रोल प्ले कर रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपका बारीक प्रोसेस बन जाता है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल जो है ना, जो रियल लाइफ में आप करते हैं वो आइसोकोरिक नहीं होते। रियल लाइफ में रिएक्शंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, आइसोकोरिक बना सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ देम जो आप करते हैं किसी ओपन टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो उसके ऊपर जो है प्रेशर जो पड़ेगा जो है एटमॉस्फेयर का, वो एक कांस्टेंट प्रेशर होगा। इसकी वजह से जो रिएक्शन है आइसोबारिक प्रोसेस है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में वॉल्यूम का चेंज होना ही होना बनता है, और वॉल्यूम का चेंज होगा यानी कि मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क विल बी इंक्लूडेड, देयर विल बी सम मैकेनिकल वर्क, और आपका PV जो है ये एक्सप्रेशन जो है इंक्लूड होगा ही होगा। इंटरनल एनर्जी के साथ जो है ये PV जो है एक्सप्रेशन हमें डालना ही पड़ेगा। एक कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, वो कांस्टेंट प्रेशर है, जब हम करते हैं यही बार बार बात रिपीट हो रही है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक मोस्ट ऑफ द आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए जो है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हम इसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैं उनमें वॉल्यूम का ऊपर नीचे होना बनता है, मतलब बनती है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में होती है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है खुद, अब सिस्टम जो है ये वो मैं पिस्टन का एग्जांपल नहीं पढ़ा था, ऊपर को गया, यानी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब बाय द सिस्टम है, उसको अपनी अंदर की एनर्जी लगानी पड़ी, उसे खुद काम करना पड़ा, खुद एनर्जी लगानी पड़ी, इंटरनल एनर्जी घटेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, W का साइन नेगेटिव होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उल्टा उसके ऊपर काम किया जाएगा, वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी जो है ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है। फिर इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एनर्जी चेंजेस होंगे ना एक रिएक्शन में एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जो कि आपके प्रैक्टिकल सिचुएशंस में एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे जो रिएक्शन होते हैं, जो है एनर्जी चेंजेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, energy changes, we conclude that the energy changes at a constant pressure and at a constant temperature, at a constant pressure and at a constant temperature, they are not due to change in internal energy alone. internal energy का रोल तो वहाँ लगेगा, पर वहाँ पे जो है क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम होगी, और जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होगी वहाँ पे मैकेनिकल वर्क जो है वो पक्का होगा। Thus we conclude कि वहाँ पे सिर्फ एक इंटरनल एनर्जी का रोल नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड दी एनर्जी चेंजेस, वहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, यानी कि मैकेनिकल वर्क होगा। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है एक हमने न्यू टर्म निकाला, उसे कहते हैं डिनोटेड बाय H, कैपिटल H, और इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी, दैट इज डिनोटेड बाय योर एंथैल्पी, कैपिटल H। एंथैल्पी इज द हीट और एनर्जी दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड or evolved during the progression of a chemical reaction, and it is calculated as H is equal to U plus PV.
यानी कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द मैकेनिकल वर्क, दैट इज पीवी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। और ये आपकी इंटरनल एनर्जी भी आपकी जो है एंथैल्पी, एंथैल्पी भी आपकी इंटरनल एनर्जी की तरह एक स्टेट फंक्शन ही है। इसकी कहानी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, नॉट ऑन द पाथ टेकन। अब सेम यहाँ पर भी वही कहानी है इंटरनल एनर्जी की, थोड़ी थोड़ी सेम स्टोरी, हालांकि इन दोनों के बीच में जो है ना डिफरेंस है, बट यहाँ पे हीट कंटेंट की बात हो रही है। इंटरनल एनर्जी जो है इट इज द सम ऑफ द एनर्जीज, सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस यहाँ पे। और जो है एंथैल्पी का एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। और यहाँ पे जो है एंथैल्पी, हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी है हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स व्हेन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। और आपके ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं, जो मेजॉरिटी आप रियल लाइफ में करते हो, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम का जो है बदलाव होगा, इसलिए वहाँ पे इंटरनल एनर्जी अकेली काफ़ी नहीं है। मैकेनिकल जो वर्क है यानी कि पीवी, वो एक्सप्रेशन भी इंक्लूड होगा आपका। ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, स्टेट फंक्शंस है दोनों, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर बाय विच द स्टेट हैज़ बीन अटेन्ड। अब क्या बोला यहाँ पे, तो डिफरेंस देख रहे हो, पर इनके बीच में कुछ कहानी सेम है। जैसे आप इंटरनल एनर्जी है, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसलिए हम इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको देखते हैं, हम डेल्टा यू को देखते हैं। वही केमिकल रिएक्शन, वही सेम बात यहाँ पर भी है। अब हम पूरे सब्सटेंस के हीट कंटेंट को देख तो नहीं पाएंगे, हीट कंटेंट को कैलकुलेट कर पाना जो है, जितने भी जो है पार्टी सब्सटेंस है उसे कैलकुलेट कर पाना जो है इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इनिशियल और फाइनल है जो एच पी माइनस एच आर, यानी कि जो है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो है हम जो है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। दैट इज वी आर कंसर्न्ड विद द डिफरेंस डेल्टा एच, जो है हमें चेंज इन एंथैल्पी है, हम उसके साथ जो है रिएक्शंस करेंगे। ये जो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये मत भूलना। जस्ट अ सेकेंड। तो क्या है चेंज इन एंथैल्पी। अब केमिकल रिएक्शंस है जो कैरिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, उनकी सर्टन डेफिनेट एंथैल्पी होगी। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनकी एक सर्टन डेफिनेट एंथैल्पी यानी कि उनका एक हीट कंटेंट होगा, है ना, जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अभी भी मैंने बोला सिंस दी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इंटरनल एनर्जी ये है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, अब हमें यही नहीं पता तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये। दैट्स वाई वी आर कंसर्न्ड विद द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। इन सच केसेस इट कैन बी expressed as difference in enthalpies of the products minus that of the reactants. Okay, mathematically it is represented as that and we are concerned with delta H. और इसकी वैल्यू पॉजिटिव when enthalpy of products is more than that of reactants, बाकी वाइस वर्सा आपको पता है। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जो है इट इज, जैसे मैंने बार बार बोला, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी इज द heat energy exchanged between the system and the surroundings at a constant temperature and constant pressure. तो जैसे हमने वहाँ पे इंटरनल एनर्जी के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लगाया था, यहाँ पर जो है हम ये लगाएंगे स्मॉल q विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ स्मॉल t। और जो है आपके जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, सोफिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं?
एक्सोथर्मिक जहाँ पे जो है रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक है जहाँ पे अंदर एनर्जी सिस्टम के आ रही है। क्या कहानी है, जैसे मैंने बोला कि अभी अभी डेल्टा एच के बारे में क्या है, हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स व्हेन देयर इज टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम जो है एनर्जी लूज कर रहा है सराउंडिंग्स को, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ दिस हीट एनर्जी एक्सचेंज एंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच, बोथ ऑफ देम दे विल बी नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है एनर्जी लूज कर रहा है, बाहर जा रही है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये जो है साइन कन्वेंशन आपको भूलने नहीं चाहिए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन अंदर आ रही है एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि डेल्टा एच भी बढ़ेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। बोथ द हीट कंटेंट, जो हीट एनर्जी जो है अंदर फ्लो करेगी, एज वेल एज चेंज इन एंथैल्पी, इनकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होंगी। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू, यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी और आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज चेंज इन एंथैल्पी, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें करना है, तो हम मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ए इज फॉर्मिंग बी, द रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस है ना। तो ये हो रहा है। अब सोच लो एच ए, मान लो कि एच ए है, हमने एंथैल्पी रख दी अपने रिएक्टेंट की, और एच बी है, हमने एंथैल्पी रख दी अपने प्रोडक्ट की। अब एच का एक्सप्रेशन आपको पता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये यू ऑल नो, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, देयरफॉर एच ए के क्या होगा, एच ए विल बी यू ए प्लस पी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी बट इट इज कांस्टेंट, पी वी ए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही यू बी प्लस पी वी बी, ये होगा, है ना। अब क्या हमें क्या पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, एच बी माइनस एच ए, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप पुट करेंगे, यू बी प्लस पी वी बी माइनस यू ए प्लस पी वी ए, ये एक्सप्रेशन जो है आप यहाँ पे डालेंगे, ये एक्सप्रेशन है आप यहाँ डालेंगे, सॉरी थोड़ा हौच पौच हो रहा है यहाँ पे, तो जो है एंड में ये क्या आएगा, एंड में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये है आपका, दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द एंड चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये मत भूलना, ठीक है। एंड चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन दोनों के बीच में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये है आपका रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Thus change in enthalpy of a system is the sum of the change in internal energy and energy as a pressure volume work. Okay? अब जो है वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता होगी ना, अब ये तो अगर इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी की। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम जो है सिग्निफिकेंट है, और जो आपकी जो है चेंज इन वॉल्यूम जो है, एक स्पेशल केस बता दूं कि आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली इन द गैसियस रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है सॉलिड और लिक्विड में, वहाँ पे जो है आपके सॉलिड और लिक्विड उनकी डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स आपकी डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड्स की नहीं होती कोई डेफिनेट वॉल्यूम, बट एज कंपेयर टू दी गैसेस जो है सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, उनकी वॉल्यूम जब रिएक्शन करते हैं ना, देयर इज हार्डली एनी चेंज इन वॉल्यूम, there is hardly any change in volume, thus delta v is equal to 0, यानी कि वहाँ पे जो है there is no change in volume. However जो है it is not easy to measure the exact change in volume in the reactions involving gases. Definitely gases में जो है ना एक बहुत considerable change in volume होगी जब इनके reaction होंगे as compared to solid and liquids, but जो है इनको measure करना आसान नहीं है, इसलिए इसी को व्यू में रखते हुए जो रिलेशन जो है, जो हमने अभी भी एक्सप्रेस किया ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उसको हम अनदर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू, अब रिएक्टेंट्स है वहाँ पे
रिएक्टेंट के लिए हमने मान लो ये ले लिया, ये नंबर ऑफ मोल्स है आपके रिएक्टेंट के। यहाँ पे हम गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसियस रिएक्शन है, डेफिनेटली हम ये लगा रहे हैं ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो गैसेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है these represent the volume and number of moles of the reactant and the same is the case for products। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप माइनस करो, PV P, this is your second, this is your first, subtracting 1 from 2, PVP minus PVR यानी NPRT नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है आपने माइनस किया तो जो है एंड में जाके अब तो आपको एंड में जाके ये एक्सप्रेशन मिलेगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये एक्सप्रेशन जो है आपने याद रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। ये P डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी, ये आइडियल गैसेस के लिए, यहाँ पे आइडियल गैस की बात होगी ना तब लगेगा। और याद रखना गैसेस की बात ही कर रही हूँ, यहाँ पे गैसेस की ही बात कर रही हूँ, सॉलिड लिक्विड के लिए मत लगाना। ये जो है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी गैस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट इनटू ये जो है, अच्छा ये R क्या है, R बताना मेरे को क्या है, क्या है ये मैम गैस कांस्टेंट। हाँ गैस कांस्टेंट है, ठीक है शाबाश, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मत भूलना, P डेल्टा V। अब इसके आगे भी है, इसके आगे अगर मेरी स्क्रीन थोड़ी, अब हमने क्या, हमने ये डिराइव किया, ये डिराइव किया, ये मैं आपको लिख के ना, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है आई विल राइट इट डाउन एंड आई विल सेंड यू आफ्टर दिस, फिर ये देख लेना आप ध्यान से। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला, मैंने बोला इसको भूलना मत, है ना। अब आपको P डेल्टा V है जो हमने क्या, अब हमें पता है कि क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। अब ये हाँ डेल्टा H माइनस डेल्टा U, अगर हम इसको यहाँ ले आए तो हमें P डेल्टा V की वैल्यू पता लग जाएगी। हमने क्या किया, P डेल्टा V, हम इसे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। ये आपके जो है न्यूमेरिकल्स में जैसे अगर दिया जाए, जो वैल्यू दिए जाए, मान लो कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी जाए, तब आप हैं आपको प्रेशर वॉल्यूम का पता नहीं है, क्या प्रेशर का नहीं होगा, वॉल्यूम का नहीं होगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब P डेल्टा V है, हमने यहाँ पे पता लगा लिया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT। अब इसको जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आया, सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है, ये जाके एक तो ये वाला मत भूलना और एक तो ये वाला मत भूलना। लेट मी राइट इट डाउन क्लियरली फॉर यू। ये वाला एक्सप्रेशन एंड हमने ये इसको इसमें जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू जो है इसमें डाल दी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। गैसेस के केस में यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस जो है, ये वाली हमने इसमें इक्वेशन डाल दी, ठीक है। और ये T आपका केल्विन टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस में वो मत कर देना कंफ्यूज इसको, T कैपिटल T। कई बार होता है कि डिग्री सेल्सियस वाले दी होती है वो सीधा रख देते हैं बच्चे उसमें, स्टूडेंट्स। और ठीक है, तो ये है आपकी, ये थे आपके दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। अब मान लो जैसे कि मैं रिएक्शंस के एग्जांपल देती हूँ, रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ इट इज़ अ गैसियस रिएक्शन, तो ये वाला जो है एक्सप्रेशन जो अभी आपने डिराइव की है वो यहाँ पे लग सकते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स NP माइनस NR, यहाँ पे NP कितने मोल है, 2, यहाँ पे 1 + 1 2 0, तो यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन में लगेंगे डेल्टा जो है H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg RT। तो यहाँ पे आप लगाएंगे
जो है चेंज इन एक्सप्रेशन, तब यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब कुछ जहाँ पे जो है एक और एग्जांपल देती हूँ आपका, जहाँ पे मान लो रिएक्टेंट्स हैं, अब मान लो रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स हैं उनके उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके रिएक्टेंट से ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है आपकी एंथैल्पी जो है उससे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि आपको बस यही देखना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, नंबर उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपने जो है इस जो है जो अभी आपने जो इक्वेशन निकाली इसमें सब्सटीट्यूट करने हैं, उसके हिसाब से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यानी कि जब जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल सेम होंगे तो आपके डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब जो है आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन अगर आपके जो है प्रोडक्ट के मोल्स हैं यानी कि एन पी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एन आर रिएक्टेंट्स के, तब वो है वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी वहाँ पे डेल्टा एन जी की, और वहाँ पे आपकी चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी विल बी मोर देन दैट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर उल्टा हो गया, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लेसर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कि नंबर ऑफ ये एग्जांपल ले लो, प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो है 4 मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 2 मोल हैं आपके प्रोडक्ट के मोल कम है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ इसका मतलब है आपकी एंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी से वो कम निकलेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी तो बोल ही दिया है बहुत ज़्यादा, अब बोल लो जो मैंने पूछा था क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आपके सामने ही बोल दिया, दे दिया था आंसर। चलो आगे आंसर दे दो, कोई रिएक्शन का नाम बताओ, कोई रिएक्शन बताओ जहाँ पे एक्सोथर्मिक है। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस बोलो, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम लो। जैसे आपका हेबर्स प्रोसेस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके जब अमोनिया बनता है तो वहां पे जो है एनर्जी जो है रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिलीज होगी सिस्टम से सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो उस वहाँ पे क्यू की वैल्यू, क्यू का साइन क्या आएगा, सोफिया क्या आएगा क्यू का साइन फिर वहाँ पे? हीट एनर्जी सिस्टम ने सराउंडिंग्स को दी, हीट एनर्जी उसकी अपनी तो घटेगी ना, तो नेगेटिव ही साइन आया है यहाँ पे। और इसका एग्जांपल है जैसे मैंने दे दिया अभी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एक्सोथर्मिक यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है हीट एनर्जी निकलती है। आपका जो है वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक की आपने छोटी क्लासेस में पढ़े। एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल दोगे आप? एंडोथर्मिक मैम मेल्टिंग ऑफ आइस। जहां से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जो है हीट एनर्जी आएगी। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस बताया, कोई केमिकल रिएक्शन बताओगे? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस,
हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनेगी। आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कार्बन सॉलिड, इनके बीच का रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी गैस बनेगी। ये है, दीज आर ऑल आर योर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और यहाँ पे जो है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जो है वैल्यू जो होगी डेल्टा एच की, एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है नेगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एंडोथर्मिक, नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। चलो आपकी क्लास यही ओवर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया आज, ठीक है। थैंक यू सो मच। Be prepared for the test on Sunday. I'll be taking your class on Sunday, test on Sunday. That too online.